2025 में हमने मैसिव लेवल पे ग्लोबल इश्यूज देखे, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के साथ हो। अगर आप देखेंगे अक्रॉस बोर्ड बहुत मैसिव इश्यूज रहे एंड आई डोंट सी एनी रिस्पेक्ट इन 2026। और जब तक परेशानी रहेगी गोल्ड और सिल्वर चमकेगा। कौन से ऐसे 3 या 4 या 5 सेक्टर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू जो बूम कर सकते हैं? मेरे को टेक लगता है ओके, क्योंकि एआई का बहुत वेव आ चुका है। अब बात आती है 2026 की, जहां गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। कैन वी एक्सपेक्ट अहेड कि गोल्ड इसी तरीके से रिटर्न देगा? अगर आप सट्टा करने निकले तो मेटल्स आपको नंगा करने के लिए जो है माहिर है। लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, विच इज वेरी शॉकिंग। यार लाइफ का क्या पता, हो सकता है मैं 40 की उम्र में चला जाऊं, 50 की में चला जाऊं। आज यू ओनली लिव वंस, बट इफ यू ओनली लिव वंस यू हैव टू डाई एवरी डे। आपको रोज मरना पड़ेगा। मारवाड़ियों का रूल होता है 100:1, 100 होगा तो एक का खर्चा करेंगे। यस, क्या है ऐसा इन कम्युनिटीज में कि ये ग्रोथ करती जा रही है? मैं लिख के कहता हूँ ये दो चीजें जिसने फॉलो कर ली, ओवर लॉन्ग टर्म वो इतनी वेल्थ बनाएगा कि उसका कोई फ्रेंड उतनी वेल्थ नहीं बना पाएगा। बाय द डिप। नेक्स्ट चाइना बनने के लिए इंडिया को कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना? ओके, आपने ना गोल बेस्ड एसआईपी की बात की, जबकि 60% लोग तो अपना गोल भी पूरा नहीं कर पाते। आज अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो 100 में से 11 लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल के लिए टिके रहते हैं। वो टिकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे कॉम्प्रोमाइज ना करें। देखिए शुरुआत ही गलत हो जाती है। ओके, लोग है ना, बैंक आके केवाईसी करता है आपका, आपके बारे में जानता है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप अपने आप को जानते हो? मेरे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, बोलेंगे सर हम बतेरा रिस्क ले सकते हैं। मतलब इसका मतलब बताओ? बोलो सर बस जितना बोलोगे उतना रिस्क ले लेंगे। मतलब ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को ज़रा आप कितने नोट है आपकी जेब में वो दे दो, ठीक है? और ये सोचो कि ये ज़िंदगी भर के आपके नोट है सारे। तो समझिए 100 रुपये के उन्होंने मेरे सामने 10 नोट रख दिए, ठीक है? तो मैं ये 10 नोट उनके सामने बिछाता हूँ, पहला नोट उनसे लेता हूँ। बोला अभी बुरा लग रहा है क्या? अरे नहीं सर मैनेज हो जाएगा। फिर मैं दूसरा नोट लेता हूँ, अब बुरा लग रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा लग रहा है। तीसरा नोट लेता हूँ, अब पर सर इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा बस। तो उसने ये तय कर लिया कि उसका रिस्क टॉलरेंस 30% का है। ओके, तो हम हर निवेशक को कहते हैं एक चीज़ जो आपको निवेश करते हुए ध्यान रखनी है वो है कि आप कितना नीचे तक जा सकते हो। भावना, मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था जनवरी 2008 में एसआईपी में। ओके, उसके बाद निफ्टी 63% गिरा था 2000। ओके, 2008 में। मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, टॉप पे स्टार्ट किया, फिर वैसे गिरा। मतलब आपकी शुरुआत ऐसी थी जो आपको, मैं तो कहता हूँ वो निवेशक ही इस दुनिया में सबसे अच्छा निवेशक बनेगा जिसका पहले इन्वेस्टमेंट के बाद क्रैश आ जाए। ये सारे जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं ना, रिसेंट वाले जो 2020 के बाद पैदा हुए, उन्होंने कभी क्रैश नहीं देखा। ये 2022 अभी जो आया 24 में क्रैश नहीं, करेक्शन है। यस, मैंने 2019 में इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्ट, 2020 में गिर गया। तो फिर आप हर क्रैश ना आपको सिखा देता है। यस, हाँ, और एक अच्छा मजबूत खिलाड़ी बनाता है। किसी की जल्दी आउट हो जाता है ना जब क्रिकेटर, तो वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है। सचिन तेंदुलकर के पहले कुछ मैचेस में वो रन नहीं बना पा रहे थे, बन गए ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। इवन शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की भी हम बात शुरुआत देखें कितनी बेकार है। तो आपको शुरुआत पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज लंबी जर्नी है ना, पहले दिन पे क्यों फोकस कर रहे हो? तो आपको सबसे पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना है, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस अगर आप समझ जाओगे तो आप पिच पे बने रहोगे। आप हो द्रविड़, शॉट्स आप सहवाग वाले खेलना चाहते हो, तो कैसे अच्छे क्रिकेटर बनोगे? तो पहले अपने स्वभाव को जानो, ठीक है? तो आपने अपना स्वभाव जान लिया, उस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए। अभी हमारे क्लाइंट है, वो कहते हैं सर हमें एफडी करनी, हम कहते हैं थोड़ा बॉन्ड फंड कर लो। चलो इक्विटी मत करो, बॉन्ड फंड कर लो, कॉर्पोरेट बॉन्ड कर लो। वो कहते हैं सर एफडी करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, मतलब एफडी तो करनी है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करनी है, उसके आगे नहीं बात करो हमसे। हमें तो भरोसा ही नहीं है सर, एचडीएफसी पे भी नहीं है, आईसीआईसीआई पे भी नहीं है, एक्सिस पे भी, किसी पे भरोसा नहीं। जबकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक निफ्टी को लीड कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लोग किस तरह के नेचर होते हैं आपके पास निवेशक के। तो मैं ऐसे आदमी को सल्यूट करता हूं कि उसको इतनी क्लैरिटी है कि मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है। एक तो एफडी में जाना है, उसमें भी स्टेट बैंक की एफडी में जाना है, चाहे उसको रिटर्न कम बन रहे हैं, पर उसको है कि भाई मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। दैट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टर। यू कुड बी अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर। पहले ना अपने आप को जांचिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि एक 5-7 साल की जर्नी आपको बहुत टेस्ट करने वाली है। अभी लोगों को लग रहा है 2024 का करेक्शन हुआ तो लोगों को लगा रहे कुछ नहीं था, 17% गिरा है।
आपने 33 देखा कोविड में, मैंने भी देखा, मैंने 63 देखा। हमें तो जब तक 63 नहीं दिखेगा तब तक तो हमारा टेस्ट हुआ, हमारी बॉडी ने वो झेला हुआ है 63। तो 63 पे तो हम डांस कर रहे होंगे, चलो यार मौका आ गया, चलो एक और पैसा डालते हैं, अब फटाक से पैसे बन जाएंगे। सो बहुत सिंपल है, आपको निवेश करने से पहले गोल्स एक तो लोग गोल बनाते नहीं सही, ऊट पटांग गोल बनाते हैं, ठीक है। सेकंड, वो सोचते हैं जितना शॉर्ट गोल है उतना ज्यादा इक्विटी में पैसा डालना है, जबकि जितना शॉर्ट गोल होता है उतना इक्विटी में पैसा नहीं डालना होता। 3 साल से नीचे तो हम किसी का पैसा डलवाते ही नहीं है इक्विटी में, वो कहते 3 साल में पैसा चाहिए। हमारे पास एक व्यक्ति आए 2025 जनवरी फरवरी में, बड़े दुखी थे। मतलब क्या हुआ? बोलते सर हमारा ना, मेरी बेटी का एग्जाम वो था, फीस देनी थी 2025 अगस्त में, तो अभी मैंने ठीक है अभी तो 6 महीने हैं। बोले 2024 में मेरे पास फीस जमा हो गई 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख की फीस जमा हो गई, तो मैंने सोचा अभी 1 साल का टाइम है, तो एक काम करते हैं, इसको ना स्मॉल कैप ने 36% का रिटर्न दिया है, तो हम स्मॉल कैप में डाल देते हैं। तो उन्होंने वो पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दिया, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब जी क्या हुआ, 10 लाख रुपए का 1 साल बाद स्मॉल कैप जो है 25% गिर गया, 20% 25% गिर गया। तो 10 लाख की जो फीस थी उनकी, उसमें से 2.5 लाख रुपए कम हो गए। उनको उम्मीद थी कि वो 10 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए मैं फ्री के कमा लूंगा, उनके 10 लाख में से 2.5 लाख कम हो गए, वो कहीं और से अरेंज करने पड़ गए। तो आपकी डॉटर की फीस थी, 1 साल बाद देनी थी, क्या मस्ती चढ़ी है आपको यार? शांति से रख दो उसको, एफडी में रख दो, लिक्विड फंड्स में रख दो, बॉन्ड फंड्स में रख दो, कहीं रख दो अच्छे से। तो लोग है ना ये बात समझ नहीं पाते कि लिक्विडिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक आदमी की बॉडी बहुत अच्छी है पर उसको सांस आनी बंद हो जाए तो वो मर जाएगा। तो मैं उसकी अच्छी बॉडी का अचार डालूंगा? तो सांस आना बहुत जरूरी है, जो चीज लिक्विडिटी। हमारे इतने इन्वेस्टर्स आते हैं, कल एक का फोन आया, सर 10,000 रुपए महीना नहीं कमा रहे हम लोग, हमारे पास नहीं है। 25 करोड़ की जमीन है, 25 करोड़ की जमीन है, पर 10,000 रुपए महीने नहीं मिलते, हमारे को मिल रहे नहीं। तो आपके पास एसेट है, कैश फ्लो नहीं है, आप मर जाओगे। क्या करोगे उस एसेट का? डांस करोगे, फिर वो कौड़ियों के भाव जाएगी क्योंकि आप स्ट्रेस में होगे। तो यू हैव टू हैव द राइट मिक्स ऑफ कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एसेट्स, शॉर्ट टर्म कुशंस, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंसेस, ये सब का एक राइट अमाउंट सबके पास होना चाहिए। तो आप एक लाइफ जियोगे जो स्ट्रेस, पैसे का पर्पस क्या है? बेस्ट लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ। ये मेन पर्पस है पैसे का। एक इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट अल्टीमेट पर्पस है कि मेरे को किसी और के लिए काम ना करना पड़े। बट अगर आप किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस फ्री हो, पैसों को लेकर स्ट्रेस फ्री हो। सर काम भी कर रहे हैं, काम पे स्ट्रेस भी लग रहा है, उसके अलावा घर पे भी आके पैसे का स्ट्रेस लग रहा है, तो ये कैसी जिंदगी है भाई? इससे अच्छा तो मत रहो या फिर उसमें ही वो मत करो। मतलब मत, आप एटलीस्ट उससे अच्छा एटलीस्ट अपने लिए कुछ डिजाइन कर लो, टाइम ले लो। खुद नहीं कर सकते किसी कंसल्टेंट के पास चले जाओ, बीमार हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हो ना। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यस, अभी अगर अलग अलग एज ग्रुप में ना, अलग, जैसे अगर आप बहुत इनिशियल टाइम में हैं तो आप बहुत कम पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लाइफ के अलग अलग स्टेज पर अगर मुझे एसआईपी करनी है, उस पर आपका क्या नजरिया है, कैसे की जाए? देखिए, अलग अलग स्टेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग गोल्स। हाँ, ठीक है, पर आपको ना धीरे धीरे पहले ना चीजों को व्यवस्थित करना है। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंसेस, पहले व्यवस्थित कर लो चीजों को। जब आप व्यवस्थित कर लेते हो उसके बाद गोल्स के अराउंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बकेट्स बनाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और एक मैं सबको सलाह देता हूँ, चाहे 250 रुपए, 250 रुपए से एसआईपी चालू होती है। यस, आप 250 रुपए अगर कर सकते हो ना, एक ऐसा 250 रुपए निवेश कर दो भारत में, किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दो, किसी भी मल्टी कैप में डाल दो, चॉइस आपकी है। हाँ। मैं कोई गाइडेंस, मैं फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तीनों में डाल देता है, लार्ज मिड स्मॉल में डाल देता है, तीनों में डिवाइड, ठीक है, तीनों में इक्वली डिवाइड कर। ये 250 रुपए डाल के 30 साल के लिए भूल जाओ, एकदम 250 रुपए। सर 250 ही बोल रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। अच्छा, अगर आपकी क्षमता ज्यादा, आप 1000 डाल दो, थोड़ी क्षमता और ज्यादा 2000 डाल दो, थोड़ी क्षमता और ज्यादा 5000 डाल, जो क्षमता है। पर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है, कम क्षमता है, आप 25,000 ही कमा रहे हो महीने का, 30,000 ही कमा रहे हो, 250 रुपए डाल दो, मेरे कहने पे डाल दो और भूल जाओ। जैसे बेटी के जन्म पे बाप सोना लेके या जमीन लेके भूल जाता था ना, भूल जाओ, बस हर महीने कट रहा है ना, वो अलग ही अकाउंट कर दो, उसका डीमैट वो ऐप बंद कर दो, कुछ नहीं कर रहा, एक ही फंड रखो, कुछ नहीं, कोई भी मल्टी कैप, कोई भी फ्लेक्सी कैप, आपकी चॉइस का। ओके, मतलब ना मैं नहीं कह रहा शार्प रेशियो देख लो, बेंचमार्क को बीट किया कि देख ला, कुछ ही नहीं कह रहा मैं आपको। अच्छा, नहीं समझ आता तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड उसी में डाल दो, चलो
नहीं समझ आ रहा ना, निफ्टी 500 में डाल दो, देश की टॉप 500 कंपनी। 30 साल के लिए भूल जाओ, 30 साल बाद मुझे याद रखोगे। और इस पैसे वो पैसा होना चाहिए जिसको आपको परवाही नहीं। मैं नहीं कह रहा पूरा पैसा इसमें, बहुत कम जो आप बिल्कुल लेगेसी के लिए भूल जाओ। क्योंकि भावना इसमें 1000 रुपए अगर कोई डाले तो जो हिस्ट्री कहती है 30 साल में 1000 रुपए यानी कि आपने 3,60,000 रुपए डाले होंगे, उसका 2 करोड़ 20 लाख हुआ है। ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख हुआ है। और 60 साल में वॉरेन बफेट के फंड में ये 1000 रुपए का SIP 744 करोड़ का हुआ है। क्या बात है, 744 करोड़ एट 19.8%। मैं कहता हूं सब भूल जाओ, आपने ये पैसा डाल के ऐसा छोड़ा 50-60 साल के लिए, आपके बच्चों को 25-30 करोड़ मिल गए। मतलब मैं इस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी अपने तरीके से, जो आपने कहा कि 740 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर इस SIP को पीढ़ी के साथ भी चलाया जाए, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ ना वो नंबर। आप बहुत सारी निवेश करके भूलते हो ना जिंदगी में। एक जमीन ले लीजिए, भूल गए और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ रही है। नहीं, परिवार कहते हैं कि हम बेचने के लिए जमीन नहीं खरीदेंगे, हम बेचने के लिए सोना नहीं खरीदेंगे। तो इक्विटी क्यों बेचने के लिए खरीदते हो? इक्विटी ने क्या पाप किया भाई? आप सोना खरीदते हो ताकि ना बेचे। आप किसी माँ को बोल दो कि मेरा घर का सोना बिक रहा है, वो पीट देंगी आपको, बच्चों को सूत देंगे, लिटरली फिजिकली मार देंगी। किसी फादर को बोलो मैं आपकी जमीन बेचने जा रहा हूँ जो दादाजी ने दी थी, ऐसा पिटाई होगी जिसका हिसाब नहीं है। इक्विटी में कोई कुछ नहीं कहता। क्यों बेचना है? उसको भी एक बार होल्ड करके देखो। पूरा मत करो, 1000 रुपए से कर लो, 500 से कर लो, जो क्षमता है उतने से करो, पर ये पैसा भूल जाओ। उसके बाद आप मुझे याद रखोगे कि यार संजय ने बोला था भूलने के लिए पैसा। सोचिए ना, और वो भी मैं कुछ नहीं कर रहा कि आपको कोई बहुत बड़े फंड्स में डालना है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, नहीं समझ आ रहा, निफ्टी 500। बस मतलब, और सोचिए ना ये कितना बेस्ट है। हम लोग गोल्ड और सिल्वर या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन वो आगे जाती है। यही अगर हम लोग इक्विटी में करें तो कितना बेस्ट रिटर्न। मतलब शायद फिर वो गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इवन एनी अदर मार्केट जो भी हो, सबको बीट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? लिक्विड। हमेशा आपकी जेब में रहेगी, एक बटन दबाया तो पैसा आ सकता है। कभी कभी यही चीज प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब आपके पास इतना अवेलेबिलिटी होता है आप खींच लेते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको डाल के वो ऐप डिलीट कर दो, ऐप ही डिलीट कर दो। वो एक फोलियो नंबर कहीं पर्चे में लिख के अपनी विल में लिख के चले जाओ कि ये एक फोलियो नंबर है, इस एजेंसी के पास है, जाके चेक कर लेना। ओके, आपने फ्लेक्सी कैप की बात कर ली, लेकिन जनरली ना लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अगर मुझे अपना फंड एलोकेशन करना है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, किस तरीके से वो होना चाहिए? देखिए, अगर तो आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो मल्टी कैप ले लीजिए। ओके, मल्टी कैप में क्या होता है? 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और बचा हुआ 25% एट द डिस्क्रिशन ऑफ द फंड मैनेजर होता है। ठीक है, तो इससे क्या आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर उसके बिना आपको करना है तो यानी कि अब आप खुद एक तरीके के फंड मैनेजर बन गए जो डिसाइड करेंगे कि मैं लार्ज कैप करूंगा, मिड कैप करूंगा, स्मॉल कैप करूंगा। अब तीनों के नेचर को समझ लीजिए। लार्ज कैप लेस रिस्क, लेस रिटर्न्स। मिड कैप मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न्स। स्मॉल कैप हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स। तो अब आप ये बास्केट बनाना चाहते हैं, आपके पास 100 रुपए है, तो अगर आप कहते हैं यार मैं इम्यून हूं रिस्क को, तो 1/3। आप कहते हैं यार मैं तो एकदम वो हूं जिसे कहते हैं फन्ने खाऊं, रिस्क लूंगा, 25 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो मूव मोर टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, 20% लार्ज कैप कर लीजिए, 80% मिड कैप कर लीजिए, स्मॉल कैप कर लीजिए, मतलब मिला के। अब उसमें आपका चॉइस है, आपको लगता है कि और स्मॉल कैप हैवी रखना है तो 50% स्मॉल कैप कर लीजिए, 30% मिड कैप कर लीजिए। आपको लगता है नहीं यार मैं लंबे समय तक भी रहना चाहता हूं बट मैं वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं झेल सकता, देन मूव 70-80% टू लार्ज कैप, रिमेनिंग 20-30% टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो ये आपके पास जो आपके पास पूरा ऑफरिंग अवेलेबल है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन पे और आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे। जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा है उतना रिस्क ज्यादा है, और जितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है उतना रिस्क ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग मैंने देखा है कि वो कहते हैं सर हम पहले 10-15 साल तो सिर्फ स्मॉल कैप ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को बहुत टाइम है अभी, हम लोग को तो लंबा इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, कैसे इसको डिसाइड कर ले हम लोग, कैसे डाइवर्सिफाई? ड्यूरेशन एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। अगर आपका ड्यूरेशन लंबा है निवेश का तो आप ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ मूव कर सकते हो। अगर आपका ड्यूरेशन कम है तो आपको लार्ज कैप पे ज्यादा स्टिक करना चाहिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है तो अगेन मिड कैप स्मॉल कैप पे आप ज्यादा मूव कर सकते हो। अगर अगेन आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है तो आप थोड़ा लार्ज कैप की तरफ रहिए। देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, पीपल फोकस ऑन रिटर्न्स, वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, कि मेरे रिस्क लेने के बाद कितना रिटर्न्स हो। मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड है, एक ने 12% रिस्क रिटर्न्स दिया और एक ने 18% रिटर्न्स दिया, कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो आंसर आता है 18% वाला। ठीक है, अब
मैं बोलता हूँ ये 12% रिस्क रिटर्न्स देने के लिए इस फंड ने सिर्फ 9% का रिस्क लिया है, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, और ये 18% का रिटर्न देने के लिए उस फंड ने 36% का वॉलेटिलिटी दिया है। 36% की लोग वॉलेटिलिटी झेल ही नहीं पाएंगे, तो वो 18% खा ही नहीं पाएंगे। इट्स लाइक सेम थिंग जो मैंने आपको कहा कि 30 साल में निप्पॉन मिड कैप ने तो 20% रिटर्न दे दिया, पर लोग उसमें से 14-15% ही निकाल पाए। क्यों? क्योंकि जब हाई वॉलेटिलिटी के टाइम्स है तो लोग डर गए और वो चले गए। अब वो मिड कैप है भाई, उसका काम है वॉलेटाइल होना, तो होने दो उसको वॉलेटाइल। बट आपके पास क्षमता नहीं थी झेलने की, तो अपनी झेलने की ताकत को पहले पहचानिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि देखिए, आप समझिए कि हमें सबको पता है कि जब आप पानी पूरी खाते हैं तो जितना ज्यादा तीखा उतना ज्यादा मजा आता है, पर अगर आपके पेट में क्षमता ही नहीं है तीखा झेलने की, तो हमें पता है वो अच्छा लगता है तीखा, तो जब आपकी बॉडी नहीं झेल सकती फिर आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज अ इन्वेस्टर। तो मेरा सबसे ज्यादा समय एक निवेशक के साथ इसी मुद्दे पे जाता है कि आप कौन हो। तो मैं बहुत सारे ऐसे सिनेरियो क्वेश्चंस पूछता हूँ, कल को मार्केट 30% गिर गई तो क्या होगा, ठीक है, मुझे जवाब चाहिए उनसे, बिकॉज तब मैं उनका हम तो ये कह देते हैं कि हमने कहा अच्छा आपने बोल दिया कितना, समझिए कि 15% तक गिरेगा मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं आपको जो है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा उनको इंस्ट्रक्शन होता है 15% से पहले अगर आपने फोन कर दिया, समझिए मार्केट आपका पोर्टफोलियो 7% गिर गया, और आपने मुझे फोन कर दिया, ठीक है, और बोला सर मैं ये तो 7% गिर गया, मैं मतलब वहीं फोन काटूंगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो बेच के आपके पैसे वापस भेज दूंगा। दैट मीन्स आप झूठे हो। सो आपको पहले अपने आप के साथ सच बोलना है, नेचर को समझना है, अपने नेचर को समझना। नो योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन नो योर कस्टमर। तो नो योरसेल्फ, अपने नेचर को, स्वभाव को समझिए, और अपने स्वभाव के अनुकूल जो है वो गेम खेलिए। जैसे हम भाई मैं बहुत हाई रिस्क टेकिंग पर्सन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने पीछे के कुशन्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। मेरे पास एक डेट पोर्टफोलियो है बड़ा, मेरे पास एक क्या कहते हैं गोल्ड पोर्टफोलियो है, मेरे पास उसके बाद फिक्स्ड इनकम और भी अच्छा है, तो मेरे पास ये सब एक पोर्टफोलियो है। इसीलिए जब मैं म्यूचुअल फंड्स ETFs करता हूँ तो मैं लंबे समय के लिए करता हूँ, हाई रिस्क करता हूँ, मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ, स्मॉल कैप बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वहां मैं सिक्योर हूँ, और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 साल का है। मेरे को किसी ने पूछा सर व्हाट इज योर एग्जिट स्ट्रेटजी, मतलब डेथ, देयर इज नो एग्जिट स्ट्रेटजी। भाई कमाएंगे जब तक, भाई बिना काम किए रह नहीं सकते, ठीक है। अभी मैं पीछे एक रील देख रहा था बहुत सक्सेसफुल आदमी की, तो एक पहुंच गया बंदा उनके घर में, अरे सर आपने तो इतना खूबसूरत घर बनाया, ये वो, तो आप रिटायर हो रहे तब से क्या कर रहे हो? बोला तेरा बाप रिटायर हुआ होगा। एकदम ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो ये जो मानसिकता है ना रिटायर होने की, ये मिडिल क्लास मानसिकता है। आप फाइनेंशियली फ्री होने का सोचो, रिटायर होने का मत सोचो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रिटायर इज नॉट अ ग्रेट वर्ड, फाइनेंशियली फ्री इज द बेस्ट वर्ड, क्योंकि उसके बाद आप वो कर सकते हो जो आप हमेशा करना चाहते थे। माइंडसेट के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। अब मैंने ना स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, हमने इस तीनों में कैसे हम लोग फंड डिवाइड कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने बात कर ली। लेकिन ये तीनों चीजें ना मार्केट के ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से हमारा मार्केट वर्क करेगा उसी तरीके से ये फंड जो है वो वर्क करते हैं। अनटिल एंड अनलेस हम लोग डेट फंड में या फिर किसी अदर फंड में नहीं डालते तब तक तो नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं आपके सामने एक नंबर रखती हूँ विच इज 100, ठीक है। अब मेरा जो इनकम है इस 100% में मैं कैसे अपने फंड को डाइवर्सिफाई करूं, कहां इन्वेस्ट करूं उस 100 नंबर को, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन में आप सब कुछ चाहते हैं? हाँ। देखिए सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन फ्लैट ऐसे 100 से नहीं होगा, बट फिर भी विल अटेम्प्ट। हाँ, एक अंदाजा लग सकता है आजकल एक कैटेगरी आई है बहुत अच्छी जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन। ओके। ये क्या करती है? ये इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल, ये खुद ही डिसाइड कर लेती है। ओके। तो जो हमारा सरदर्द था वो इन्होंने ले लिया। पहला सरदर्द मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ने लिया कि भाई लार्ज मिड और स्मॉल हम ही डिसाइड कर लेंगे, आप चिंता मत करो। अब दूसरा सरदर्द मल्टी कैप ने ले लिया है, तो मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग ने ले लिया है कि मल्टी एसेट्स, जिस तरह से नाम सजेस्ट करता है कि अलग अलग एसेट क्लास में वो पैसा डालते हैं। अब अगर आप एक छोटे निवेशक हैं और आपको 100 रुपए निवेश करने हैं, तो मेरा कहना ये होगा कि एटलीस्ट 30 से 40 रुपए तो आप मल्टी एसेट में ही डाल दीजिए, क्योंकि वही अपने आप आपके पैसे का टेक केयर कर लेगा। 20 to 25 रुपीज आपका डेट में होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप क्योंकि वो आपको झेलने की क्षमता देता है, क्योंकि जब मार्केट्स नीचे गिरेगी तो 20-25% आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन की तरह पकड़ के रखेगा, ठीक है। और तीसरा जो है, आप जो बचा हुआ पैसा है उसको आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डाल दीजिए। इतने में आपने मार्केट को पूरी तरह खा लिया है। अब आपके पास मार्केट में कोई बहुत चीज बची नहीं है ज्यादा,
मल्टी एसेट से आपके पास गोल्ड सिल्वर भी आ चुका है, आपने डेट ले लिया तो डेट भी आ गया, और अब फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप लिया तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी आ गया। यू हैव ऑलमोस्ट टेकन द एंटायर मार्केट। अब इससे ज्यादा अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे तब आप हारेंगे, क्योंकि फिर जस्ट बिकॉज आप नए नए फंड्स ला रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, देखो उनका काम है नए नए फंड्स लाना। आपका मतलब, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जू बना दो अपने फंड्स को, कि मैं 50 म्यूचुअल फंड ले लिए, 60 म्यूचुअल फंड लिए। ठीक है, लोग पहले स्टॉक्स के साथ ये करते थे, म्यूचुअल फंड्स के साथ ये करने लग गए कि जो पिछले क्वार्टर का विनर है उसको ले लो चलो। ठीक है, ये पराग पारिक का बहुत अच्छा वीडियो डाला। सबसे बड़ी हाँ, गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ। आप स्टिक टू अ फंड। कभी किसी का फंड का अच्छा टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, जस्ट चेक कि वो बेंचमार्क को बीट कर रहा हो कंसिस्टेंटली, उतना काफी है। ओके, माइंडसेट की आपने बात की, ठीक है। रिच लोगों का माइंडसेट कैसा होता है जो शायद मिडिल क्लास और स्मॉल जो एकदम लोअर क्लास है उनके पास नहीं है? देखिए, एक ही प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, अगर ये ठीक हो जाए ना, हाँ, तो हर व्यक्ति जो है कर्म से भी अमीर बन सकता है, निवेश से भी अमीर बन सकता हाँ, है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक्टिव में पैसिव हो रहे हैं और पैसिव में एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, जहां हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, जहां हमारा स्किल है, जहां हमारा जॉब है, हम्म, वहां हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम्म, मुझे आप बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खुद की सेल्फ ट्रेनिंग पे, सेल्फ अपग्रेडेशन पे पैसा डालते हैं हम्म, ताकि वो जॉब में बेटर हो जाए। हम्म, पता है क्या बोलते हैं? हम्म, वो कहते हैं कि सर मैं क्यों मेहनत करूं, कंपनी पैसा देगी ना, हम्म, कंपनी का काम है मेरा काम मेरे को बेटर करना, हम्म, कंपनी को फायदा हो रहा है, अरे कंपनी को फायदा, तुम्हें पहले फायदा हो रहा है। हम्म, पर वो ये नहीं देखेंगे, हम्म, क्योंकि भाई मैंने तो 22 साल पढ़ाई कर ली, मैंने तो एमबीए के भी पैसे दे दिए, मैंने तो इंजीनियरिंग के भी पैसे दे दिए, अब मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो, अब तो मेरा कमाने का टाइम आया है। तो हमारे माइंड को कभी ये सिखाया ही नहीं गया, हमारे माइंडसेट में कभी ये बात डाली नहीं गई कि विनर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपने ऊपर निवेश करते हैं। भाई आप अपने ऊपर निवेश करो वर्सेस किसी शेयर पे निवेश करो, तो आप ही ज्यादा अच्छा रिटर्न्स कमा पाओगे ना। आपकी तो कोई सीमा ही नहीं, आपकी 1 लाख तनख्वाह है, आप उसको 10 लाख भी लेके जा सकते हो, 20 लाख भी लेके जा सकते हो। शेयर क्या है, शेयर जाएगा तो ज्यादा कितना चला जाएगा, 5-6 साल में 2 गुना चला जाएगा, उससे ज्यादा क्या चला जाएगा, राइट। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक्टिव में एक्टिव हो जाओ और पैसिव में पैसिव रहो, मतलब निवेश करके भूल जाओ, और जॉब करने जाओ तो रोज अपना जो है स्किल पे फोकस करो, मेहनत करो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। सेकंड, लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, हर तरह की लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। आपको क्या लगता है आज मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं लर्निंग नहीं कर रहा हूं? क्या मेरी लर्निंग खत्म हो गई है? रादर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब मैं रेलेवेंट हूं तो मेरे को ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी, मुझे कोई ना कोई अपने फाइनेंशियल टॉपिक पे। अभी जैसे मैंने आपके साथ सैमसंग की बात करी, तो ये सैमसंग की बात क्या मुझे अचानक से किसी ने मेरे बुद्धि में थोड़ी डाली, मैं पढ़ रहा था, मैंने कहीं पढ़ा, मैंने न्यूज़ पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ग्लोबल न्यूज़ चेक करी, तो तब मेरे को पता चला। फिर मैं और डीप डाइव किया, मैंने जब पहली वो निकाली लाइन, उसके बाद मेरे को दूसरी लाइन पकड़नी पड़ी, अच्छा ये क्यों हुआ, अच्छा ये क्यों हुआ, जिज्ञासा थी, जिज्ञासा से जवाब मिले, और जवाबों से फिर मेरा कंटेंट बनता है। तो आपको अपनी जो लर्निंग है उस पर कंटिन्यूअसली बिना नागा एवरी डे फोकस करना पड़ेगा। और आई थिंक हमारे स्किल्स, हमारे लर्निंग ही एक वक्त के बाद हमारे लिए पैसिव इनकम बन जाएगी। देखिए, आप वो टाइम तो आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट डेफिनेटली आएगा ही हाँ, आएगा, हाँ। बट आज भी तो आपको पैसे कमाने हैं, एक्टिवली भी तो पैसे कमाने हैं। आप हाँ। पीछे रह जाओगे। अच्छा, आज लोग कहते हैं मैं एआई नहीं सीखना चाहता, हाँ, 3 महीने में 6 महीने में रिडंडेंट हो जाएंगे। हाँ, अब बड़ी बड़ी कंपनीज 600 700 लोग एक साथ फायर कर देती हैं हाँ, हाँ, कि कोई एक सॉफ्टवेयर टूल आया है और उसकी जगह उसने इनकी जगह ले ली। अब या तो आप रोते रहो, सोशलिस्ट माइंडसेट रखोगे यार मेरे साथ गलत क्यों हुआ, या फिर आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखोगे भाई फटाफट सीख लेता हूँ ताकि फटफट कहीं और जॉब लग जाए और मैं आगे जाके ग्रो कर लूँ करियर में। पैसिव इनकम के तरफ अगर मुझे देखना हो, किस तरीके की पैसिव इनकम मैं कमा सकती हूँ फ्यूचर में, उसके लिए मुझे आज क्या करना चाहिए? देखिए, आपको पैसिव इनकम का पर्पस क्या है? अगर आप बिल्कुल ही फ्री होके काम नहीं करना चाहते तो आपको देखना पड़ेगा आपके खर्चे क्या होंगे, उतने खर्चे जितना आपके पास इनकम आना चाहिए। अब वो इनकम कहाँ से आएगा? या तो फिक्स डिपॉजिट से आएगा, या डेट फंड से आएगा, या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हो, जैसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना ये है कि आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो, आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप सिस्टमैटिकली, जिस तरह सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो उसी तरह सिस्टमैटिकली विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, पैसिव इनकम के लिए ना बहुत से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं एंड ये सोचते हैं कि एक वक्त के बाद मैं यहाँ से एज अ रिटर्न, मतलब फिर वो रेंट के तौर पे होना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तब रिटर्न होना चाहिए। पैसिव इनकम के तौर पे क्या प्रॉपर्टी को देखना चाहिए? डू यू रियली थिंक दैट? देखिए, मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ पैसिव इनकम के लिए प्रॉपर्टी को देखना। ओके, उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल है हाँ, तो रेजिडेंशियल की यील्ड बहुत कम है, ओके, 2% 3% है, ठीक है। अगर कमर्शियल है तो ठीक है, कमर्शियल की यील्ड बेटर है, 6% है, 7% है, पर कमर्शियल के साथ उसका खुद का हेडेक भी है। दोनों के साथ हेडेक है, आपको टेनेंट्स, अग्रीमेंट,
खाली रह गया तो क्या होगा, फिर ब्रोकर को 1 महीने का फीस दो, फिर मेंटेनेंस दो, फिर ये करो वो करो, ये ना बहुत ड्रैग करता है आपके रिटर्न्स को, ठीक है। और रेंटल इनकम पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब अगर आप टॉप ब्रैकेट में हो तो आपको 21% टैक्स देना पड़ता है, जबकि इक्विटी पे आपको 12.5% ही टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स के एंगल से भी इक्विटी से जब आप पैसा निकालते हो तो एज ऑफ नाउ वो सस्ता है एज कंपेयर टू रेंट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो और जब देखिए आपको रेंटल इनकम या पैसिव इनकम की जरूरत कब पड़ती है, जब आप ओल्ड हो जाते हैं। अब आप 60 साल के हो गए हैं, कितना चेज करोगे लोगों को भाड़े के लिए, हेडेक है ये बहुत बड़ा, ठीक है। अब आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, आपके टेनेंट ने टाइम पे पैसा दिया नहीं दिया, वो खाली करने के टाइम मच तो नहीं कर रहा, आपका घर खराब करके तो नहीं चला गया, तो ये सब हेडेक रहता है। इक्विटी में सब कोई हेडेक नहीं है, या फिक्स डिपॉजिट में कोई सब हेडेक नहीं। तो इट इज़ बेटर कि आप पैसिव इनकम के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स को चुनें। ओके, ओल्ड एज की आपने बात की, इक्विटी को मैं ओल्ड एज में कैसे पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकती हूँ? आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, ओके, या फिर आजकल एक कैटेगरी है जिसे कहता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल, IDCW। ओके, उसमें क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो हर साल डिविडेंड इशू करता है। ओके, तो वो क्या होता है कि जब आप 60 प्लस हो गए फॉर एग्जाम्पल, और अब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, एक्टिव जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कोई इनकम नहीं है। अब अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो IDCW जो डिविडेंड देता है वो आपकी इनकम बन जाती है, अच्छा, जो अप टू 12 लाख टैक्स फ्री है, ओके, दैट्स नाइस, ठीक है। तो अगर आपने समझिए आपको हर साल 4 लाख का डिविडेंड मिल रहा है, तो वो 4 लाख का 4 लाख जीरो टैक्स पे आ जाएगा। अच्छा, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है आपका, इन केस अगर आप IDCW वाला फंड यूज करते हैं। ओके, डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन है? तो डिविडेंड वाले स्टॉक से ज्यादा मैं कहूंगा डिविडेंड्स वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, ओके, क्योंकि स्टॉक्स अगेन अगर वो नीचे चले गए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, हाँ, स्ट्रेस आ जाएगा, ये सब हाँ, हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा है कि डिविडेंड देने वाला जो म्यूचुअल फंड होता है हाँ, उसमें आप निवेश करें। ओके, प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, प्रॉपर्टी में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए प्रॉपर्टी में आप तब इन्वेस्टमेंट करिए हाँ, जब आपको लगता है कि एक तो आपके पास उतना पैसा हो, सेकंड आपको लिक्विडिटी की जरूरत ना हो, क्योंकि प्रॉपर्टी में कभी कभी आपका पैसा 10-10 साल के लिए भी फंस सकता है। हाँ, तीसरा, आपको ऐसा लगता हो कि यार ये प्रॉपर्टी से ना मुझे आगे जाके बहुत अप्रिसिएशन होगा क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी या ये हो जाएगा। चौथा, आपको लेवरेज मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल आपको लोन मिल रहा हो ताकि आपको जो है वो चीज़ 7-8% पे लोन पे मिल जाए, और आपको लग रहा है कि यार ये जो प्रॉपर्टी है मुझे साल का 12-14% रिटर्न दे देगी, तो मैं एक अच्छा पैसा कमा लूंगा, मैंने लोन लिया हुआ है, मेरा खुद का पैसा कम लगा, मेरे को धीरे धीरे पैसा देना है। तो ये सर्कमस्टांसेस में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और इसमें ज़रूर याद रखिए कि जब आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट्स में अप्रिसिएशन के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू लैंड। तो अगर आप रियल एस्टेट में रियली ग्रोथ के लिए अप्रिशिएट चाहते हैं कि मेरे को ग्रोथ मिले, तो मेरे हिसाब से लैंड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। अगर आप रेंटल के लिए चाहते हैं तो कमर्शियल या वेयर हाउसिंग इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। उसमें भी वेयर हाउसिंग को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वेयर हाउसिंग में आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट्स जो है वो 20-20, 30-30 साल के होते हैं, और उसमें हर 5 साल बाद एक हाइक भी हो जाता है आपके इसमें, प्लस आप में लेवरेज भी मिल जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। कमर्शियल में क्या है कि अगर हर 2-3 साल में आपको टेनेंट बदलना पड़ा तो आपका कॉस्ट बहुत लग जाएगा। तो टेनेंट आपको अप्रिसिएशन के एंगल से प्लॉट्स, ठीक है, और फ्रॉम अ एंगल ऑफ पैसिव इनकम इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इज बेटर। मुंबई, पुणे, दिल्ली और मेट्रो सिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक दैट अगर उस सिटी में, मतलब इतनी बड़ी सिटीज हैं और वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस कितने बढ़ते जा रही हैं, हमें सबको पता है। मुंबई, पुणे, मेट्रो सिटीज की बात कर लेते हैं। अगर मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में आपके पास ऑलरेडी एक घर है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक और घर लेना क्या सही डील हो सकती है? देखिए पहले ना जब भी आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो बहुत क्लियर उसका पर्पस होना चाहिए। अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करिए, ओके, पीरियड। एक ही चीज चेक करिए कि आप वो क्या प्रॉपर्टी आपके लिए अफोर्डेबल है। हाँ, अफोर्डेबल का मतलब कि आप उसकी EMI बेयर कर सकते हो, मेंटेनेंस बेयर कर सकते हो, ये सब बेयर कर सकते हो कि नहीं बेयर कर सकते। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो या तो आप उससे रेंट खाओगे या आप ग्रोथ देखोगे या दोनों का मिक्स देखोगे। अब अगर आप अपार्टमेंट देखो तो अपार्टमेंट ना रेंटल में ना ग्रोथ में बहुत सुपीरियर एसेट अच्छा नहीं है, नहीं, जबकि लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते क्योंकि हैं। उनके लिए इजी होम लोन मिल जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, आप ये मत सोचिए कल को ये हो गया तो कल के लिए कल देखेंगे। हाँ, आज क्या है, आज अगर घर खरीदने रहने के लिए चाहिए प्लीज लीजिए, पर अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको घर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो दैट इज नॉट द बेस्ट मतलब दैट इज नॉट द बेस्ट क्या कहते हैं उसको यूज ऑफ मनी। तो घर जब आप ले रहे हैं रहने के लिए ले रहे हैं,
अफोर्डेबिलिटी चेक करिए। हम्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो फिर आपका उससे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप रहने तो वाले नहीं हो, तो इन दैट केस यू शुड गेट द बेस्ट रेंटल एंड यू शुड गेट द बेस्ट अप्रिसिएशन। ओके। सिंपल। हाँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करिए कि आपको कमर्शियल लेना है, इंडस्ट्रियल लेना है, कहाँ लेना है, कितने प्राइस पे लेना है, तो वो आपको उस हिसाब से डिस्कस करना चाहिए। या प्लॉट लेके छोड़ देना है कि भाई ये जगह पे अगले 5 साल में मैसिव डेवलपमेंट आ रही है, कोई एयरपोर्ट आ रहा है या कोई बड़ा हाईवे कट रहा है, तो मेरे को पता है चांसेस है, तो मैं 5 साल के लिए प्रॉपर्टी लेके चलता हूँ, हो सकता है 5 साल में 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, मुझे नहीं पता। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रियलाइज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, उसके हिसाब से निवेश करिए। मैं रियल एस्टेट के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बहुत ओपनली ये कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि घर लेना यंग एज में थोड़ा गलत इसलिए है क्योंकि वो आपको बांध देता है। इंटरनेट पे थोड़ा मेरे को मिसकोट कर दिया गया है या फिर क्लिप इस तरह से काटी गई है कि वो एकदम उस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए जब आप यंग हो, और क्योंकि वो आपको बांध देता है, वो आपको थोड़ा सा लोकेशनली फ्रीडम नहीं देता है, थोड़ा एक बर्डन क्रिएट कर देता है। एंड आई थिंक यू हैव इनफ टाइम इन लाइफ टू बाय अ हाउस, आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी खरीदने का घर ना, तो इसलिए मेरे को लगता है कि शुरू में थोड़ा कम चांस रखिए घर खरीदने का, बाद में खरीद लीजिए। ओके, प्रॉपर्टी मार्केट और स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन है? जनरली हमने देखा है स्टॉक मार्केट भागता है तो प्रॉपर्टी ज्यादा खरीदी जाती है। जनरली 1 ईयर का लैग होता है, जब 2-3 साल प्रॉपर्टी मार्केट इक्विटी मार्केट रैली कर लेती है, हाँ हाँ। उसके बाद उठ के पैसा जो है प्रॉपर्टी में आ जाता है। ओके। क्योंकि कुछ लोग बहुत पैसा बना लेते हैं, उनको लगता है यार अब इक्विटी मार्केट थक गई है, तो अब इक्विटी मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो वो उठाते हैं पैसा और रियल एस्टेट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, में डाल देते हैं। ओके, थोड़ा अब ना स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। एक मैं बेसिक समझना चाहूंगी उस इंसान के लिए जो बहुत नया है, जिसको स्टॉक मार्केट बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट स्टिल उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे वो स्टार्ट करे, क्या नजरिया रखकर? डायरेक्ट स्टॉक खरीदना है। हाँ, डायरेक्ट स्टॉक खरीदना है। देखिए सबसे पहले तो मैं सेफ्टी के साथ। हाँ, हाँ, तो क्या सोच होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आइडियली अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं है तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम डायरेक्ट स्टॉक्स, ये मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा सबको। हाउएवर आपको अगर लगता है कि नहीं जी मैं थोड़ा सा स्टॉक्स करना चाहता हूं, तो इन दैट केस बिल्ड अ थीसिस, एक थीसिस बिल्ड कीजिए। बहुत तरह की मार्केट में इन्वेस्टिंग होती है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है, एक होती है ट्रेंडिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है या मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टमेंट होती है, एक क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बहुत तरह के पैरामीटर्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है, उन पैरामीटर्स को सीखिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरे को मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, मेरे को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो मोमेंटम भी है और जो वैल्यू भी है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब जिनमें स्पीड है, वैल्यू का मतलब जिनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स है या जो की वेरिएबल्स हैं वो अच्छे हैं इस टाइम पे, ऐसा नहीं बहुत महंगे हो गए। तो आपने क्या किया, मोमेंटम और वैल्यू को कंबाइन कर दिया, एक तरीके से आपने सहवाग और सचिन को साथ में ओपनिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। तो आपको पता है विनिंग जोड़ी है, सहवाग रन बनाएगा और सचिन विकेट भी बचाएगा, रन भी बनाता रहेगा। तो आपको थीसिस बिल्ड करनी पड़ेगी। स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक तो इमोशन अटक जाता है। इमोशन क्या अटकता है, मैंने सिलेक्ट किया था, मैं कैसे गलत हो गया। तो आप जब वो नीचे जा रहा होता है होल्ड कर लेते हो, थोड़ा जैसे ही ऊपर जाता है आपको लगता है वाह यार मैं तो फन्ने खाने निकला, चलो मैं बेच देता हूँ। तो उस टाइम पे ना मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो घुस जाते हैं, बाहर निकलना नहीं आता लोगों को। सो इससे बेहतर है आइडियली तो आप म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ्स के माध्यम से निवेश करें, पर अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी थीसिस बिल्ड कीजिए। एम आई अ वैल्यू इन्वेस्टर और एम आई अ मोमेंटम वैल्यू इन्वेस्टर और एम आई अ क्वालिटी इन्वेस्टर, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर आर यू। फिर स्टॉक पिकिंग कीजिए, फिर उसमें एंट्री एग्जिट के रूल्स तय कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप भी सर्विस करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, आपने 1 साल काम किया, फिर उसके बाद आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। जब परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो वो बताते हैं पिछले साल आपने ये अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, आप अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रही हैं, तो या तो आपकी प्रमोशन होगी या आपको तनख्वाह बढ़ेगी या दोनों हो जाएगा। पर ये भी तो हो सकता है कि आपने काम ही ना अच्छा किया हो तो कंपनी निकाल भी सकती है। आपने मतलब किसी ने भी, किसी के लिए भी कह रहा हूँ, तो काम नहीं अच्छा किया तो निकाल देगी कंपनी। इस तरह स्टॉक्स के साथ होता है कि अगर स्टॉक ने परफॉर्म किया जिस तरीके से आपकी उसकी अपेक्षा थी तो आप उसको रखोगे, नहीं किया तो निकालना भी सीखना पड़ेगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट्स में ये लोग नहीं कर पाते हैं, ये बोलना बहुत आसान है
पर उस टाइम पे एक्शन लेना इन सब चीज़ों पे बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भूल जाओ ये सब काम, करो ही मत, ओके दिमाग ही मत लगाओ। सेक्टर वाइज अगर मुझे नजरिया रखना हो नेक्स्ट 5 साल के लिए या फिर एक 2030 तक के लिए, एक मुझे अपना नजरिया रखना है सेक्टर स्पेसिफिक, कौन से ऐसे 3 या 4 या 5 सेक्टर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू जो बूम कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में? मेरे को टेक लगता है, ओके क्योंकि एआई का बहुत वेव हाँ आ चुका है, तो ओके टेक बट आईटी आपको नहीं ऐसा लगता है कि आईटी की रैली ऑलरेडी हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक रादर अभी तो करेक्शन हुई थी, हम्म तो अब थोड़ा और स्पेस बनेगा उन लोगों के लिए हम्म आगे बढ़ने के लिए। सेकंड है कंज्यूमर, ओके एफएमसीजी एफएमसीजी विल हाँ शुड डू वेल, हम्म, बिकॉज लास्ट 5 साल में अगर आप यूनिलीवर का रिटर्न्स देखो तो ऑलमोस्ट जीरो है। ओके हाँ तो यूनिलीवर इज हम्म, ऑलमोस्ट जीरो, सो हम्म, अगर वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे इंडेक्स का, हम्म, तो उसको ग्रो करना चाहिए। 5 साल उसने कंसोलिडेट कर लिया अपनी जगह को, हम्म, तो अब उसको एक अच्छा जंप देना चाहिए। हम्म, सो दैट्स उसको, मतलब उस पूरी इंडस्ट्री को, सेक्टर हाँ को। ऑटो ने अच्छी रैली करी बिकॉज ऑफ जीएसटी बेनिफिट्स, हम्म, वो अच्छा ट्रांसफर हुआ ऑटो में। हम्म, और नेक्स्ट मुझे लगता है कुछ अंडर जो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा कर लेंगी। ओके डेटा सेंटर एंड ऑल डेटा सेंटर बहुत अच्छा करेगा, टेक्नोलॉजी, मैं डेटा सेंटर को हाँ, टेक्नोलॉजी का okay, पार्ट, एक हाँ, सब पार्ट मान लेता हूँ, हम्म, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। हम्म, और क्योंकि इंडिया प्राइवेसी लॉज बेटर करेगा, अगर वो हम्म, कहेगा कि इंडिया का डेटा सेंटर, डेटा हम्म, इंडिया के डेटा सेंटर्स में रहेगा, तो वो सब बेनिफिट करेगा इंडिया को। हम्म, आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स टू लुक आउट फॉर। हम्म, जहां गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है हम्म, वही सेक्टर आगे ग्रो करेगा, ओके ये थीसिस है। ओके पीएसयू कंपनीज आगे और ग्रोथ अच्छी दिखा सकती है? पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज ने। देखिए, मैं अगेन इस पे मैं कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं फॉलो नहीं करता। ओके एज आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक इन्वेस्टिंग या इस पे नहीं कर फोकस सकता। नहीं करता। एक बेसिक मुझे समझना है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको मार्केट समझ में नहीं आता लेकिन अगर उसको कंपनी समझनी है, किसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी समझने वक्त कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखे? कि आप सबसे पहले तो जो घोड़ा है उसका जॉकी कौन है, हाँ कैसी मैनेजमेंट है, हम्म, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, कितने साल से वो काम कर रहे हैं। हम्म, सेकंड, आपको ये देखना चाहिए कि वो सालाना ग्रोथ कर रहे हैं क्या। देखिए, एक निवेशक को क्या देखना है, हम्म, एक निवेशक को देखना है कंपनी ग्रो करनी चाहिए, हम्म, कंपनी सस्ती होनी चाहिए, हम्म, ठीक है, और कंपनी अपने कैपिटल पे अच्छे रिटर्न्स बनानी चाहिए। हम्म, मेरे पास अगर 1 करोड़ है हम्म, डालने को, फॉर हम्म, एग्जाम्पल, हम्म, अगर मैं एफडी में डालता हूँ तो मुझे 6-7% बनता है, हम्म, तो कंपनी कितना रिटर्न्स निकाल रही है। हम्म, तो एक टर्म आता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हम्म, तो क्या कंपनी एटलीस्ट 14-15% का रिटर्न बना पा रही है अपने कैपिटल पे? हम्म, अगर अपने कैपिटल पे कंपनी 14-15% का रिटर्न नहीं बना पा रही, तो मैं डाल के क्या निकाल लूंगा इसमें से? तो ROCE बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ क्या हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या हुआ है, मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, कंपनी के पास उधार कितना है, क्या वो उधार को सर्विस कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। कितना है हाँ तो ये सब चीजें आप देखिए और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते ओके आईपीओ इज द बेस्ट डू यू रियली थिंक दैट आईपीओ सही ऑप्शन है क्विक पैसा कमाने का? हैं। IPO की सारी न्यूज को बंद कर दो, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ जो अच्छा है वो मिलेगा नहीं, हाँ और जो मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा, हाँ 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 ठीक है। हाँ एक आधे में पैसा बना लोगे, 10 में पैसा हार जाओगे, हाँ हाँ एग्जिट का समझ नहीं आएगा क्या हाँ, करना है क्या नहीं करना, हाँ। इट्स नॉट अ विनेबल गेम। मैं किसी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी लेकिन हाल ही में जो आईपीओज आए हैं अगर आप उस पर ध्यान दें, मैं किसी भी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन न्यू एज कंपनीज जो आईपीओ लेकर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मजाक है इन्वेस्टर्स के साथ। मैं अब आपको एक सवाल पूछता हूँ, हाँ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम अमीर से खरीद के अमीर हो जाएं? नहीं ऑफ कोर्स नॉट। तो IPO में यही हो रहा है, हाँ हम अमीर से खरीद रहे हैं ना। हाँ इन्वेस्टर खुद को अमीर बना के छोड़ दे रहे हैं पहले ही आप खरीद के। सोचिए कि प्रमोटर जो है हाँ वो तो अपने शेयर बेच रहा है, हाँ और हम समझदार हैं, हाँ उससे ज्यादा समझदार है जो उसका शेयर खरीद रहे हैं। वो भी डबल प्राइस पे, हाँ, 3-4 गुना ज्यादा प्राइस तो पे। मैं क्यों खरीदूं? हाँ अगर मेरे को ये समझ आ गया कि अमीर को बेच के अमीर बना जाता है, हाँ अमीर से खरीद के अमीर नहीं बना जाता। तो ये जितने भी फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के शेयर्स भी बेचे हैं, तो वो तो पहले से ही अमीर थे। उनको आप और अमीर कर रहे हो, उनके शेयर्स खरीद कर उनको पैसा दे, वो तो अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, तुम बड़े आके खरीद रहे हो यार। मतलब उनको अपनी कंपनी पे उतना कन्विक्शन नहीं है, हाँ तुम्हें है। हाँ हाँ यार ये तो बात मेरे तो बल्ले नहीं पड़ती। मतलब हैरानियत होती है जब वो खुद स्टॉक्स कुछ वक्त पहले बहुत कम प्राइस पर 40-50 रुपए या 60-70 रुपए पे खरीद रहे हैं और खुद जब फिर आईपीओ ला रहे हैं उन्हीं को बेच रहे हैं, वो भी 450 के प्राइस पर, 500 के प्राइस इसलिए पर। तो लोग कह रहे थे चश्मा पहनाओ टोपी नहीं।
वेरी यस यस ये ट्रू है। अब थोड़ा सा ना इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? लोग जनरली कहते हैं अब वक्त ना इंडिया का है, अब वक्त ना इंडिया का है। क्या 2026 में मैं उसी नजरिए से देख सकती हूँ? देखिए, इंडिया का वक्त बहुत लंबे समय के लिए रहेगा, बिकॉज हाँ। इंडिया इज ग्रोइंग एट 8% पर एनम। हम्म, इंडिया में अभी बहुत ग्रोथ का स्पेस है, मतलब हाँ। इंडिया कहीं भी नहीं है अभी हम्म, स्टैंड करने में। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म, आज अगर आप सारे म्यूचुअल फंड्स का एयूएम देखो, तो दैट इज राउंड अबाउट 0.8 या 0.9 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, चाइना का ये नंबर 5 ट्रिलियन है, ओके यूएस का ये नंबर 32 ट्रिलियन है। ओके कहाँ है हम अभी यार, कहाँ, बहुत दूर है हम अभी। ओके। एक रीट्स की बात करनी थी क्योंकि आपने यूएस और चाइना के बारे में बात किया, और प्रॉपर्टी के टाइम पे जब हम बात कर रहे थे ना, मेरा एक क्वेश्चन रह गया। जनरली ना जब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है ना कि हम पूरी प्रॉपर्टी खरीदें, रीट्स एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है खरीदने के लिए, बट इंडिया में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है रीट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रीट्स में? मुझे ऐसा लगता है रीट से बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। ओके आप करना चाहो कर सकते हो, आपको हाँ यील्ड भी मिलेगा 3-4% हाँ का, हाँ बट उससे बेटर ऑप्शन आईडीसीडब्ल्यू म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। हाँ हाँ देखिए, आप एक बात समझिए कि वो रीट जो है ना, उसमें एक सीमा है, बिकॉज वो जो फिजिकल स्पेस है वो तो हाँ। बढ़ नहीं सकती, लिक्विडिटी कम है इंडिया में। लिक्विडिटी भी कम है, और हाँ मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। ओके तो इंस्टेड ऑफ दैट, फॉर द मोमेंट यू कैन फोकस ऑन आईडीसीडब्ल्यू म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड कर करके उसमें से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, तो ये बेटर रहेगा। ओके। फिलहाल रुपए में बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। क्या रुपया सच में कमजोर हो रहा है या उसे कमजोर किया जा रहा है? देखिए, आप सिंपल बात समझिए कि हाँ जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे हाँ और इंपोर्ट्स कम नहीं होंगे, रुपए गिरता ही रहेगा। ओके हाँ, बीच में कोई ऐसे मौके आ सकते हैं कि 1-1.5 साल ना गिरे, फिर वो अचानक से कवर कर लेगा। हर साल 4 से 5% का, 3 से 5% के बीच का रुपये का डेप्रिसिएशन होना ही है। ओके ये तभी खत्म हो सकता है जब इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से बढ़ बढ़े जाए, हाँ जो अभी तो मेरे को नियर टर्म में दिख रहा नहीं है। ओके। अगर रुपया कमजोर हो रहा है अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे में फायदा कैसे उठाया जाए? देखा जाए तो रुपया कमजोर होना ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे समय में भी हम फायदा कैसे उठाएं? गोल्ड, ओके सिल्वर और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ओके जब आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डॉलर में ही इन्वेस्ट कर रहे हाँ हैं। ऑफ कोर्स हाँ तो अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म, सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो भी मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। परफेक्ट। अभी जनरली ऐसी कुछ बातें चलती हैं न्यूज़ में कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए जो कुछ देश हैं, ब्रिक्स एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को रिप्लेस करें किसी और करेंसी के साथ। डू यू रियली थिंक दैट ये पॉसिबल है फॉर अ लॉन्गर टर्म और सूनर टर्म? देखिए, अगर आप, रे डालियो ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एम्पायर्स बनते और बिगड़ते हैं, और उन्होंने हर एम्पायर को एक 80 से 100 साल का टाइम दिया है। ओके तो अगर आप पिछला 80 से 100 साल देखें, वो पूरा यूएस का था। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, 80 साल के आसपास से। सेकेंड युद्ध के बाद हाँ, तो आज एग्जैक्टली 80 साल हो गए सेकंड युद्ध को। ओके हाँ ठीक है, 45 के आसपास हुई थी, आज 2025, तो 80 साल हो गए। हम्म, अब जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 80 साल में एम्पायर किस तरह से बनता है, फिर किस तरह से नीचे जा रहा है, तो वो आज यूएस उस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। ओके ठीक है, तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट पावर्स आएंगी। अब वो कैसे आएंगी, कब आएंगी, ये हमें नहीं पता, पर डेफिनेटली ऑल्टरनेट पावर्स आनी ही है, आएंगी ही। डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से डिसीजन लेते जा रहे हैं टैरिफ को लेके, अब तक हमारी डील नहीं हुई है, उनका बिहेवियर आपके नजरिए में कैसा है? क्या दर्शाता है? क्या कहते हैं उसको, एक इंग्लिश में टर्म होता है ना, एक अ वाइल्ड किड इन अ टॉय स्टोर। हाँ तो अभी तो उनका वो बिहेवियर है। हाँ। देखो, उनको आप है ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। कभी वो हमारे दोस्त होते हैं, कभी वो हमारे दुश्मन होते हैं। होता है। वो ना उस दिन की ब्रीफिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि आज क्या बात हुई है। जनाब का मूड कैसा है? हाँ, तो वो हमारे को एज अ कंट्री उतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ हाँ उनका हमारे बिना नहीं चलेगा, हमारा उनके बिना नहीं चलेगा। हाँ ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। दे नो दैट इंडिया के बिना उनका भी काम नहीं होने वाला। हमारी मैन पावर उनको सपोर्ट करती है, ट्रेड होता है हमारा उनके साथ बहुत भारी। उनको हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज उनके देश की हमारे यहाँ है, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है, इवन मोस्ट ऑफ कंपनीज अब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडिया तो वो में। नहीं हमारे बिना रह पाएंगे। ओके ठीक है, हाँ उनको चाइना +1 करना ही है। सिर्फ वो 100% चाइना पे नहीं डिपेंड करना चाहते, तो ओवरऑल वी फिट इनटू दैट बिल। बस ये है कि उनको, क्योंकि उनको पता है उनकी दादागिरी है, उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, हैंड है, बड़ी इकोनॉमी है, तो वो थोड़ा हमारा हाथ मरोड़ते रहते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहते हैं बहुत लंबी है, चाइना की ग्रोथ स्टोरी सबने देखी है, और हम लोग ना अब ऐसे कंडीशन में है जहां हमें गलती नहीं करनी है। अगर ग्रोथ हमें मिल रही है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो शायद इंडिया कर सकता है और उसे अवॉइड करनी चाहिए ग्रोथ के समय में? ऐसी क्या गलतियां हम कर सकते हैं, यस। पॉलिसी पैरालिसिस। हाँ। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, इन्वेस्टर को कंफर्ट ना देना हो गया, इंडस्ट्रीज को तंग करना हो गया, ऐसी पॉलिसीज लेके आना जो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है। देखिए, जब तक हम बिजनेसमैन को और इन्वेस्टर को चोर की नज़र से देखेंगे एज अ नेशन, एज अ कंट्री, तब तक ग्रोथ नहीं हो सकती। कोई भी सोशलिस्टिक कंट्री में ग्रोथ नहीं हुई है। आप देखिए वेनेजुएला में ग्रोथ हुई क्या? देश बर्बाद हो गया। तो सोशलिज्म कैन नॉट हेल्प एनीवन। आप समझिए हम एक क्लास में हैं, मेरे को 90 मार्क्स आए, आपको 70 आए, किसी को 40 आए, और टीचर आके बोले काम करते हैं, सबका इक्वल कर देते हैं, सबको 50-50 देते हैं। ना आपके पास पढ़ने का इंसेंटिव है, ना मेरे पास है, ना जिसको 40 आए थे उसको भी पता है यार उतना तो मिल ही जाएगा, सबको ही मिल रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसको भी उतना मिल रहा है, जो खराब कर रहा है उतना भी मिल रहा है। तो जो देश प्रोग्रेस करते हैं वो मेरिटोक्रेसी पे करते हैं, और मेरिटोक्रेसी के लिए आपको हमारे देश के इन्वेस्टर्स को और व्यापारियों को एक खुला जो है एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आपको उसमें से गलत लोग मिलेंगे, हाँ। पर आपको ये नहीं सोचना कि सारे गलत हैं, आपको सोचना है कि सारे अच्छे हैं। जो गलत मिलेंगे उनके लिए पेनल्टी रखो ना, किसने मना किया? जो गलत कर रहे हैं उनको पीनलाइज करो, पर जो सही कर रहा है वो क्यों पिसे? उसको क्यों जीएसटी सर्टिफिकेट लेने में 2-2 3-3 महीने लग जाए? राइट? आज आपको पता है सिंगापुर में अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, इट टेक्स हार्डली 1 डे। इंडिया में अगर आपको ओपन करना है तो आपको कितना दिन लगता है? एटलीस्ट 1.5 मंथ्स लग जाता है। तो आप क्यों नहीं वेलकम कर रहे हो? सिंगापुर में यहां बैठे बैठे एक पासपोर्ट की कॉपी भेज के पूरी कंपनी बनवा सकता हूं। इतना इजी है। इंडिया में नहीं है ये इतना इजी। क्यों नहीं है? अरे आप बाद में वो कर लेना ना, फ्रॉड चेक कर लेना। और 100 में समझिए 100 में से एक कंपनी ने फ्रॉड किया तो 99 को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए ना। धीरे धीरे आप जो है वो सिस्टम ऐसा बना लो कि वो एक भी ना निकले। आज गलती नहीं होती क्या? पूरी दुनिया में गलती होती है। यूएस में भी कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, यूरोप में भी बैंकरप्ट होती हैं, सिंगापुर में बैंकरप्ट। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारे इन्वेस्टर्स को उसी नज़र से या बिजनेसमैन को उसी नज़र से देखने लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 4 बार बैंकरप्ट हुए हैं। यहाँ आदमी एक बिजनेसमैन एक बार बैंकरप्ट हो जाए ना तो उसको जेल भेज देते हैं, उसके एसेट सीज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्यों भाई? फेल ही हुआ ना, वापस मौका दे दो। जब वापस मौका दे रहे हो तो कुछ उसको बोलो कि पिछले बार का रिकवरी भी कर लेंगे हम तुमसे। आप वो बंदा फेल हो गया, गिर गया, उसको मौका तो दो उठने का यार। आप तो ऐसा पनिश करते हो जिसका हिसाब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव अ सिस्टम वेयर वी रिस्पेक्ट people who are creating value, which could be investors, which could be entrepreneurs, businessmen, small and medium enterprises. हमें इन सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट चाइना बनने के लिए इंडिया को कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? इन्हीं चीजों पे, एग्जैक्टली इन्हीं चीजों पे, प्रोडक्शन पे, अपस्किलिंग पे। एक बार टिम कुक ने से पूछा था किसी ने कि आप चाइना क्यों फैक्ट्री लगाते? बोलते हैं मैं चाइना में इसलिए फैक्ट्री नहीं लगाता कि यहाँ सस्ता है मामला, बोलते यहाँ महंगा है, पर इतना स्किल्ड लेबर एक ही छत के नीचे मुझे सिर्फ चाइना में मिलता है। और आपको पता है उसमें से मेजर फीमेल्स है। बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ हमारे वर्कफोर्स में अगर हम खासकर फैक्ट्री वर्कफोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा दें, दे आर वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट वर्कर्स, बिकॉज उनके ना एक वो दे आर रिस्क अवर्स पीपल। तो उनको लगता है कि यार अच्छे से काम करना चाहिए, मैं अपना काम ठीक से ऑनेस्टी से निभाऊं, और मैं घर पे जाऊं फिर मेरे को घर का भी ख्याल रख। एक है ना सेंस ऑफ बहुत ओनरशिप होती है फीमेल्स में, ठीक है। और खासकर वो तबके से जहां से वो आएंगी, जहां पे वो लेबर या जो वर्कर क्लास से होंगी, तो वो उनका ना उनके लिए सब कुछ मैटर होता है, और वो बहुत ग्रेटिट्यूड देती हैं इस बात का। मुझे लगता है मेन इस मामले में थोड़े खराब है, वो यूनियन बाजी करते हैं, फीमेल्स नहीं करती। और क्योंकि फीमेल्स को इतने वक्त से काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो प्रूव भी करना चाहेंगे, तो वो बेहतर करेंगी। तो आप चाइना जाओ, फैक्ट्रीज में फीमेल्स हैं। आप थाईलैंड चले जाओ, वहाँ फैक्ट्रीज में फीमेल्स हैं। आप वियतनाम चले जाओ, वहाँ फैक्ट्रीज में फीमेल्स हैं। श्रीलंका चले जाओ, वहाँ फैक्ट्रीज में फीमेल्स भर के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हमें फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए फोकस ये करना चाहिए कि हम उनको अपस्किलिंग करें, और इसके लिए भी हम बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल हैं उनको बोले कि वो ही अपना स्किलिंग सेंटर ओपन करें यहाँ पे, और उनको टैक्स में रिबेट दे दें कि भाई आपको हम टैक्स में बेनिफिट देते हैं, आप हमारे यहाँ की 10,000 महिलाओं को फॉर एग्जांपल इस गांव में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाइए, जमीन भी हम आपको 99 ईयर लीज पे देंगे, हम आपको पानी बिजली का भी पूरा सहयोग देंगे, आप बस ये 10,000 फीमेल्स को सक्षम बना दीजिए और इनको एक फैक्ट्री में डाल आपका काम चालू करिए। सबकी आमदनी 18,000, 16,000, 15,000 जो आप दे सकते हो,
जिस जिस लेवल का वर्क है, हम्म, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई नॉन स्किल्ड है, कोई सुपर स्किल्ड है, उस हिसाब से आप कर लीजिए जो बेटर कर सके। बाकी तो फिर उनके ऊपर है वो कितना मेहनत करते हैं। टैक्स की आपने बात की, इंडिया के अंदर टैक्सेशन कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये हम सब लोगों ने अ, जाना है, देखा है, हम लोग पे कर रहे हैं। किस तरीके के रिलीफ सरकार को देने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सरकार अब जीरो रिलीफ दे सकती है आपको, मेरे ओके, को हाँ, कोई रिलीफ नहीं दे सकती। जो देना था मोटा मोटी दे दे चुकी चुके है, हैं। उससे ऊपर देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम्म। एक ही चीज सरकार का फोकस है और होना भी चाहिए, वो है टैक्स नेट को वाइड करना। ओके। ज्यादा से ज्यादा लोग जब तक टैक्स नहीं देंगे, आप 8-9 करोड़ लोगों के टैक्स के देने पे 140 करोड़ का देश नहीं चला पाओगे लंबे समय तक। तो आपको चाहिए एटलीस्ट 20 से 25 करोड़ लोग टैक्स देना चालू करें अगले 5 से 6 साल में। अगर ये नंबर 20 से 25 करोड़ हो गया तो हमारी परेशानियां कंपेरेटिवली कम हो जाएंगी। कम हो सकती है। हम अभी बहुत कम जो हमारा अगर आप बजट देखेंगे और हाँ, उसको अगर आप यूएस से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, हम्म, एक्सट्रीमली पीछे हैं। हम्म, मतलब मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो सबसे हाई है। वो नहीं वो नहीं, बाकी सेक्टर के मुकाबले इंडिया के इंडिया अंदर। के सबसे हाँ, सबसे हाई है। हाँ, 50 बिलियन डॉलर्स है हाँ, गिन के। हम्म, यूएस का 900 बिलियन डॉलर। हम्म, क्या लड़ोगे आप उनसे? हम्म, और हर साल इतना बड़ा गैप क्रिएट होते जा रहा है, हम्म। इसलिए तो वो इतनी बड़ी माइट है। प्लस उनका एक B2 बॉम्बर $2 बिलियन में बनता है, हमारे $2 बिलियन का कुछ भी आइटम नहीं है। हाँ, प्लस यूएस हम देखें तो अलग अलग देशों के अंदर भी अपने फैक्ट्री लगाते जा रहा है। मतलब ये डिफेंस की फैक्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, अपने लोग नहीं बिठाते तो जा लोग रहे डरते हैं ना उससे। हैं। उसको लोगों को पता है ये ठोक देगा हमारे को, क्योंकि हाँ, इसके पास इतना डिफेंस का माल है जिसका हिसाब नहीं है। हाँ, हाँ। तो और ऐसा नहीं है चाइना का, मैं चाइना का भी 400-450 बिलियन डॉलर का बजट है डिफेंस में। इवन आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की बात कर लीजिए, अमेरिका ने एक ही काम किया है, हथियार बेचने का। हाँ, वो उनका काम है। हाँ, दे आर द ग्लोबल सेलर्स हाँ, ऑफ वेपन्स। यस। कुछ रैपिड फायर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो फाइनेंस सेक्टर पर कर ही कुछ रैपिड फायर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। स्टॉक या फिर एसआईपी, किस पे ज्यादा भरोसा है? एक्चुअली स्टॉक या म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एसआईपी तो माध्यम है ना। ओके, सॉरी, मैं फिर हाँ, से मैम। करती हूँ। okay? कुछ रैपिड फायर सवाल मेरे पास हैं आपके लिए, सो मैं वो पूछती हूँ। स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। ओके। गोल्ड या फिर क्रिप्टो? गोल्ड। ओके। एफडी या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। ओके। एसआईपी का असली फायदा डिसिप्लिन या फिर कंपाउंडिंग? बोथ। ओके। गोल्ड खरीदना हो या फिर गोल्ड खरीदना सही है या फिर ज्वेलरी या फिर ईटीएफ? ETF। ओके। क्रिप्टो में सबसे ज्यादा सबसे रिस्क कॉइन कौन सा है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बिगेस्ट फियर क्या है? बिगेस्ट फियर क्या है? फियर या स्टॉक मार्केट में कि कल के कल वो 20-30% क्रैश हो जाएगी। ओके। एसआईपी शुरू करने की सही उम्र 20, 30, 40? आज। आज। नाइस। ओके। रियल एस्टेट या इक्विटी, वेल्थ बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन? बोथ आर गुड, डिपेंड्स, बट छोटे निवेशक के लिए इक्विटी। ओके। डॉलर स्ट्रांग हो तो फायदा किसे मिलता है, गोल्ड या फिर स्टॉक्स को? गोल्ड को। ओके। डिविडेंड स्टॉक या फिर ग्रोथ स्टॉक, आपकी कौन सी? डिपेंड, पैसिव इनकम है तो डिविडेंड, और आपको लंबे समय के लिए चलना तो ग्रोथ। ओके। एसआईपी रोकना सही है जब मार्केट गिर जाता है तब? नॉट एट ऑल। ओके। इन्फ्लेशन से बचने का सबसे बेस्ट हथियार क्या है, गोल्ड या फिर इक्विटी? गोल्ड हाँ। एंड स्टेप अप SIP। बहुत अच्छा लगा संजय जी आपसे बात करके। Thanks, ma'am. एंड बहुत सारे सेक्टर्स जो है हमने इसमें कवर किए हैं, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, प्रॉपर्टी मार्केट हो, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 2026 आई होप कि सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो जो एडवाइस संजय जी ने दी है उसे जरूर आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच भावना, एंड विशिंग ऑल योर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू Thank सो you. मच।